पीछे ये बिल्डिंग है जहां पर तमाम ऑफिसेज हैं और यहां पर आज हम पहुंचे हैं परिवहन, और परिवहन में जो आउटसोर्स का खेल समय चल रहा है उसको लेकर सीधी बात करने परिवहन के ऑफिस में हम गए थे, तमाम जानकारियां हमने जुटाई। उसके बाद सीधे आपको बताएंगे कि आखिर जो आउटसोर्सिंग है और जो आउटसोर्सिंग एजेंसी अभी हायर की गई है जिसका नाम MKSSS है और जिन्हें ये पूरा टेंडर मिला है उसकी जानकारी के लिए जरूर हम पहुंचे थे, पर जो GM साहब थे वो मौजूद नहीं थे। GM कार्मिक से हमारी बात हुई, उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं, वो भी आपको अवगत कराएंगे। पर ये उत्तराखंड में जो आउटसोर्सिंग है उसका खेल कब तक जारी रहे? ऐसे युवा हैं जो 2017 से मृतक जो आश्रित हैं, जो 17 से ये बात कह रहे हैं, ज्वाइनिंग की बात कह रहे हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ रहा, क्या कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मंत्री जी का इस पर क्या कहना है, क्योंकि मंत्री जी से सीधे मिलकर अभी आए हैं और सीधे मिलकर क्या कुछ मंत्री जी ने कहा है ये भी आपको बताएंगे। पर अभी हमारे साथ दो युवा हैं जो अभी मृतक आश्रित हैं, 2017 से इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा, क्या इन्हें ज्वाइनिंग मिल पाएगी, क्योंकि अभी जो हमें जानकारियां मिली है उसके हिसाब से जो परिवहन निगम है वो अलग बात कह रहा है और जो इन्हें मंत्री जी ने कहा है वो एक अलग बात होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं हरिद्वार से हूँ। मोहित शर्मा जी, हाँ जी। मोहित शर्मा जी, मंत्री जी के पास गए थे आप? जी जी। क्या कुछ कहा मंत्री जी ने? वो मंत्री जी ने कहा है कि ये मामला मेरे संज्ञान में चल रहा है और मैं तुरंत ही इस पे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने एक आदेश भी दे दिया, उन्होंने एक लेटर भी जारी कर रखा है। अब देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि पिछले 7 सालों से या 6 सालों से यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं मामले। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मंत्री जी ने तो आगे लेटर दे दिया और जब भी हम यहाँ आते हैं तो कहते हैं शासन में 6 सालों से फाइल पड़ी हुई है, कोई अनुमति नहीं आई है अभी तक। अच्छा, एक बात बताइए मोहित जी, आपने पूछा टेंडर जो हुआ है कंपनी को, आउटसोर्सिंग कंपनी का, उसके बाद उस विषय में भी बात हुई है मंत्री जी से? नहीं, अभी तो फिलहाल हमने कुछ विषय खाली अपना मेन यही रखा था, क्योंकि मंत्री जी की काफ़ी तबीयत ऐसी डाउन सी हो रखी थी तो ज़्यादा विषय पे बात नहीं हो पाती थी। मेन विषय जो हमारा था वो मृतक आश्रित वाला था, तो उन्होंने मृतक आश्रित वालों में बात करी थी, कहा था कि कुछ है मृतक आश्रित मेरे संज्ञान में है और जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, कितने मृतक आश्रित हैं अभी जो आपको सूची आपने जैसे जानकारी जो ली थी, कितने मृतक आश्रित होंगे? उत्तराखंड में 150-200 के लमसम तो होंगे मृतक आश्रित करीबन, क्योंकि 60-70 के आसपास तो देहरादून मंडल के आसपास भी हैं और 40-45 के आसपास टनकपुर में, तो टोटल ओवरऑल 150 से 200 ओवरऑल होंगे उत्तराखंड में। अब देखिए समझिएगा, क्योंकि जो भर्तियां निकली आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो 4 से 90 की तमाम जानकारियां उन्होंने दी है और आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें क्या आश्चर्यजनक बात निकल कर आई है। सेमवाल जी, सीधी बात आपसे करूंगा, क्या कुछ रहा अंदर, क्या जानकारी मिली, पहले तो वो बताएं। GM कार्मिक से मिले थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे प्रबंध निदेशक भी नहीं है और दीपक जैन जो DGM है वो भी उपलब्ध नहीं थे। तो हम लोग जब GM कार्मिक से हमने सूचनाएं ली तो हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ लगी और हमें ये लगा कि भाई इसमें सीधे सीधे अफसरशाही हावी है और परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं वो अपने कमीशन के चक्कर में एक तो मृतक आश्रितों को नहीं भर्ती करना चाह रहे हैं और रेगुलर भर्तियां नहीं करना चाह रहे हैं और जो संविदा पे जो लोग लगे हुए हैं उनको परमानेंट नहीं करना चाह रहे हैं। और जब हमने उनसे कहा कि भाई आप इसको उपनल, PRD, सेवा योजन जैसी आउटसोर्सिंग एजेंसी इनके थ्रू करिए, तो उनका कहना है कि साहब ये इच्छुक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो इच्छुक ना हो? भाई अल्टीमेटली उत्तराखंड में तमाम लोग बेरोजगार हैं, 200 के करीबन लगभग मृतक आश्रित ही हैं, तो 200 तो उनको एक झटके में मिल जाएंगे जिनकी लिस्ट ऑलरेडी परिवहन निगम के पास है ही। तो सीधी सी बात है कि ये जानबूझ करके जो है ये भर्तियां नहीं करना चाह रहे हैं। ये जो सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी है और प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी जिसको इन्होंने सेलेक्ट किया है वो प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगती है, क्योंकि इसकी इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन होंगे और वेबसाइट इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन बता रही है। वेबसाइट भी सिंपल साहब थोड़ा सा देखिए, क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं, उसकी वेबसाइट भी आप खोलिएगा और उसमें दिखाइएगा किस तरीके से, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जैसे ही हम वेबसाइट वो खोलते हैं तो वो कहाँ रीडायरेक्ट होके UTC उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में खुलती है, ये भी आपको दिखाऊंगा। पर उसके साथ साथ सेमवाल साहब, तब तक जब तक ये साइट खुलती है मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये साइट है MKSSS लिमिटेड की और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जब खुलती है तो इस तरीके का कुछ आता है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HQ, और ये इसमें टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है ना। इससे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर मेंटेनेंस की साइट बताई जा रही थी। और उसके बाद सबसे अहम सवाल, सेमवाल साहब, जब GM कार्मिक से आपकी बात हुई तो उन्होंने एक जानकारी दी कि अब जो भर्ती होगी वो पूरे उत्तराखंड के लोग इसमें भरे जाएंगे, पर जब हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी तो वो उसके विपरीत नजर आती है। उस पर क्या कहना है? ये सीधे उत्तराखंड के लोगों को इसमें कोई नियुक्तियां नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले का इतिहास बताता है कि पहले भी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उन्होंने भी उत्तराखंड के लोगों की नियुक्तियां नहीं की हुई हैं। तो सीधी सी बात है कि जब ड्राइवर, कंडक्टरों जैसे पदों पे भी उत्तराखंड के लोग नहीं लगेंगे तो फिर और कहाँ लगेंगे?
आप रॉकेट साइंस तो है नहीं ड्राइवर कंडक्टरी, हर एक आदमी गाड़ियाँ चलाना जानता है। 200 तक करीबन मृतक आश्रित हैं, तमाम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आप उनको ही भर्ती नहीं करोगे और उत्तराखंड से बाहर के लोगों को यहाँ पे भर्ती करोगे तो उत्तराखंड राज्य बनाया क्यों है? ये सीधी सी बात है। और प्लस जो आउटसोर्सिंग कंपनियां पहले हैं उनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है। तो हमें तो ये लगता था कि जो परिवहन निगम है वो जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों का इतिहास है इससे पहले की, उनसे सबक लेगा। उन्होंने ना तो इनको तनख्वाहें दी है, ना अभी तक कोई काम किया। मई से ड्राइवर कंडक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली। आप सोचिए तो किस बात के लिए आप ये राज्य बना किसके लिए है? सीधी सी बात है। ये क्या केवल चरागाह बन के रह गया है आउटसोर्सिंग एजेंसियों की, नेताओं की, अधिकारियों की? और बड़ी विडम्बना इस बात की है कि जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री, उनको भी अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है। एक तो वो चलो अस्वस्थ हैं, लेकिन बार बार उनको बाईपास किया जाता है। अभी पिछली बार कुछ डिपो इन्होंने जानबूझ करके खत्म कर दिए थे, उसमें फिर मंत्री जी को जब पता चला तो उन्होंने रिस्टोर कराए। और सेम जो आउटसोर्सिंग एजेंसी की जो हो रहा है इसमें मंत्री जी से कुछ पूछा ही नहीं गया, न मंत्री जी के संज्ञान में ये मामला है। मतलब मुझे लग रहा है ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है? जब आप विभागीय मंत्री को नहीं पूछ रहे हो तो चला कौन रहा है इस उत्तराखंड को, इस परिवहन विभाग को? तो अधिकारियों की इतनी मनमानी हो गई है और ये सीधा जो है कमीशनबाजी के चक्कर में आउटसोर्सिंग एजेंसी से इनका सीधा ठेका है और एक मुश्त जो है उनको अपना लेन देन करना चाहते हैं, इसलिए आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं। लेकिन अगर ये आउटसोर्स से भर्तियां हुई तो एक तो जो विभागीय लोग जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनका बुरा हो जाएगा, वो लोग कभी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। दूसरा, सीधी भर्ती से पद नहीं निकल पाएंगे। तीसरा, लगभग 200 के करीबन जो मृतक आश्रित हैं वो बेचारे भी जो है नौकरी नहीं लग पाएंगे। तो ये अपने आप में उत्तराखंड के साथ और उत्तराखंड के लोगों के साथ, जिन लोगों ने तमाम साधुता की बातें राज्य बनाया है, उनके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। और अगर इस पर अभी से आवाज़ नहीं उठाई, तमाम जो यूनियंस हैं, तमाम लोग हैं, तमाम जो बेरोजगार हैं, अगर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हमेशा के लिए परिपाटी बन जाएगी और इसी परिपाटी को दूसरे विभाग भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो हम लोग आज इसी चक्कर में आए थे और यही ऑब्जेक्शन हम लोग फाइल करने आए थे कि भाई ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल, हमारे खत्री जी हैं, अनुपम खत्री जी, इनका सीधा ऐलान है कि भाई हम लोग जो हैं इसमें आंदोलन करेंगे व्यापक, अगर सरकार और परिवहन निगम इस आदेश को वापस नहीं लेता है। ठीक है सर, मतलब आप मंत्री जी से भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, आप उन्हें कॉल कीजिएगा। तब तक खत्री जी से मैं पूछ लेता हूँ। खत्री साहब, एक जानकारी और मिली है कि जब उनसे पूछा गया कि इस जो कंपनी है, जो टेंडर जिस आउटसोर्सिंग कंपनी ने लिया है, उसका कितना अनुभव है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये नई कंपनी है, कोई पुरानी इसका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या अनुभव नजर नहीं आता। उस पर क्या कहना है? क्योंकि जब कोई टेंडर होता है, टेंडर बुलाए जाते हैं, ओपन टेंडर की बात कह रहे हैं, अखबारों की भी जानकारी उन्हें नहीं थी कि कौन सा अखबार में होगा, पर यह जरूर कहा कि ये टेंडर दिया गया। उस पर तमाम मामले पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात अमित जी हास्यप्रद है कि आप एक ऐसी कंपनी को काम दे रहे हैं जो कंपनी के पास अनुभव ही नहीं है। एक छोटे से छोटे टेंडर में भी उस कंपनी को लिया जाता है, चाहे कोई भी ऑटोनोमस बॉडी हो, वो उस कंपनी को पहले वरीयता देती है जो कंपनी अनुभव रखती है। एक अनुभवहीन व्यक्ति को तो नौकरी भी नहीं मिलती, तो इनको इतनी बड़ी आउटसोर्सिंग की जिम्मेदारी कैसे मिल गई? दूसरा हास्यास्पद ये है कि मंत्री जी का कहना है, जो हमें पता चला है कि अभी उनके संज्ञान में भी मामला रख के नहीं किया जा रहा। एक मिनट, मंत्री जी लाइन पे रहें। कैसे प्रणाम, आशीर्वाद है सर। आपका स्वास्थ्य कैसे है सर? अब सर हम लोग यहाँ ये परिवहन निगम के मुख्यालय आए थे ना जी जी, और ये सर जो आउटसोर्सिंग एजेंसी की बात मैं नहीं बता रहा था आपको कि ये उससे भर्ती करने जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। इससे सर तो ये जो मृतक आश्रित हैं 200 के करीबन, इनका हक मारा जाएगा। प्लस जो ये नियमित होने वाले हो सकते हैं लोग जो संविदा पे हैं अभी, इनका हक भी मारा जाएगा सर। तो आप इनको मना कीजिए सर कि इस तरीके से ये मनमानी ना करें। मतलब अब देखते हैं फिर यार, इसका मैं दिखाता हूँ क्या है। शासन ने आउटसोर्सिंग का ही कर रखा है, ये तो मुश्किल है सर। कम से कम जो आउटसोर्सिंग ही करनी है तो जो सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी है ना, उपनल है, पीआरडी है, इनके थ्रू कराना चाहिए सर इन्हें। यार आप बताओ शेमाल जी, पीआरडी से कभी हो किसी के? पीआरडी में तो प्रशिक्षित लोगों को ले रहे हैं। अच्छा, उपनल में आपको पता है कि अब वो जनरल वाले की भी मना है। मैं तो खुद आउटसोर्सिंग एजेंसी के बिल्कुल विरोध में हूँ। क्यों गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही सर, विरोध होना भी चाहिए सर। ये आपका अभी और भी लोग आए थे मेरे पास, मैं बात करता हूँ, विचार करते हैं। जी हाँ जो ठीक होगा उत्तराखंड के हक में, जो हमारे लोगों के हक में ठीक होगा, वो काम करेंगे भाई साहब। कम से कम ये सीधे निगम है सर, सीधे डेली बेसिस पे ही रख ले, जैसे जीएमबीएन वगैरह में रखते हैं कर्मचारी। संविदा पर रखने का तो अधिकार ही नहीं है, यही तो मुश्किल हो गई। अच्छा, जो भी बीच का रास्ता निकलेगा, हम बात करके उसको ठीक करेंगे भाई साहब। ठीक है सर। आप अभी आवास पे हैं सर? हाँ, मैं अभी कहीं हूँ, शाम को मिलूंगा आवास। ठीक है सर, शाम को मुलाकात। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए आपने मंत्री जी ने भी सीधे बात की है, उन्होंने कहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा और जो उत्तराखंड के हक में होगा, ये समझने वाली बात है। देखिए, मंत्री जी भी का भी मानना ये है कि ये उत्तराखंड में अभी उचित नहीं हो रहा है, एक रास्ता निकाला जाए। खत्री साहब, आपसे मैं बात कर रहा था
क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री जी ने साफ इस बात को कहा है कि जो उत्तराखंड के लिए सही होगा उस दिशा में वो कार्य करेंगे, जो उनके हकों के उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं करीब 17 से 20 सालों से पॉलिटिकल कवर करते हुए आया हूँ और मैंने अपनी पत्रकारिता में एक बात ये बहुत करीब से देखी है कि जब किसी पॉलिटिशियन को बात घुमानी होती है तो वो इस तरह के आश्वासन दे देता है, लेकिन धरातल पे क्या चल रहा है? धरातल पे क्या मंत्री जी के पास इतना भी स्टैंड नहीं है कि वो एक सीधा आदेश जारी कर सकें? क्या विभाग उनके हाथ से बिल्कुल बाहर जाके काम कर रहा है? क्या उत्तराखंड में जब 200 बच्चे मृतक आश्रितों के यहाँ पे उपलब्ध हैं, पिछले 2017 से वो लिस्ट है, मंडल लिस्ट ले चुका है, उस लिस्ट के बावजूद भी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है इनको कि ये आउटसोर्सिंग को वरीयता दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग की तरफ ही जा रहे हैं? क्या ये कमीशनबाजी में लिप्त हैं? क्या विभाग अपने मंत्रालय से बाहर हट के काम कर रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। लेकिन जब हम किसी भी पॉलिटिकल पर्सन से बात करते हैं तो पॉलिटिकल पर्सन हमेशा अपने आप को बचाते हुए बात करता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यहाँ जैसे ये 2 बच्चे अभी हमें मिले, ये दोनों बच्चे मृतक आश्रितों के, इनके द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि 200 ऐसी लिस्ट है और 250 के करीब इन्होंने ड्राइवर रखे हैं। आपके सामने अंदर क्रमिक जीएम ने हमें बताया कि भाई उत्तराखंड में ड्राइवर नहीं मिलते। तो जब 200 की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, पिछले कई सालों से पेंडिंग है, तो ऐसी क्या वजह है, वो कौन सी वजह है कि ये आउटसोर्सिंग की तरफ ही जा रहे हैं? क्या ये बाहरी लोगों को वरीयता दे के उत्तराखंड में शामिल करना चाहते हैं? उत्तराखंड की नौकरियां भी उत्तराखंड के बेरोजगारों को न दे के ये बाहर देना चाह रहे हैं? जब डेली बेसिस रखा जा सकता है और ऑटोनोमस बॉडी रखती हैं, डेली बेसिस रखती हैं, संविदा निकालती हैं, अन्य कई तरीके हैं। सबसे बड़ी बात तो जब नियुक्ति की तरह होनी चाहिए, तो क्यों पिछले 6 सालों से 7 सालों से आप कहते हैं कि भाई 2 साल लग जाते हैं एक नियुक्ति को लाने में? तो जब आपके पास 5 से 6 सालों से पुरानी लिस्ट पेंडिंग पड़ी है, आपको पहले से पता था कि आने वाले समय में ये लोग रिटायर होने वाले हैं, इतने मृतक को के आश्रित हैं, तो आपने वो तैयारी करके क्यों नहीं रखी? तो सीधे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि ये कुछ नहीं, सिर्फ कमीशन खोरी का पूरा ड्रामा है और अपने उत्तराखंड के बेरोजगार युवकों का हक मारने की बात है। ठीक है, सिंपल साहब के पास आखिरी में जाते सिंपल साहब, देखिए, आउटसोर्सिंग का इतिहास आप पढ़ेंगे और वर्तमान में भी जो हालात हैं आउटसोर्सिंग कंपनी के, वो सबसे किसी से छुपे हुए नहीं है। सीधे तौर पे पैसे मांगे जाते हैं, सीधे तौर पर उन्हें बोल दिया जाता है कि आपको इतने महीने की सैलरी यहाँ जमा करनी होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ये मामला कोई नया नहीं है, तमाम मामले उठाए भी गए हैं, देखा भी गया है। इतना प्रेम क्यों है सरकारों को आउटसोर्सिंग कंपनी के? और लगातार हम देख रहे हैं कुछ वर्षों से आउटसोर्सिंग का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है, क्या कारण होगा सिंपल साहब? ये सीधे मिली भगत है भाई, और इसके अलावा कोई कारण नहीं है। आप ये लगाओ कि ये जो कंपनियां हैं आउटसोर्सिंग कंपनी, एक आउटसोर्सिंग कंपनी टीडीएस कंपनी का उदाहरण ले लो आप, चलो, ये टीडीएस कंपनी अगर रुद्रप्रयाग में कर्मचारियों के पैसे मार के भागने पे इसकी शिकायत होती है और अवैध वसूली की शिकायत होती है, आप उसे ब्लैक लिस्ट नहीं करते, आप उसको दूसरे विभाग में काम दे देते हो, फिर आप उसको तीसरे विभाग में काम दे देते हो, वहाँ से शिकायत मिलती है, आप चौथे विभाग में काम दे देते हो। ये चोर जो है यहीं घूम रहा है उत्तराखंड में और आप मनाही नहीं कर पा रहे हो, आप नकेली नहीं लगा पा रहे हो, आप इसे ब्लैक लिस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये एक विभाग में अगर ब्लैक लिस्ट हो जाए तो दूसरा विभाग उसे काम दे देगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधे से मतलब है कि इसको नेताओं का संरक्षण है भाई, मुख्यमंत्रियों का संरक्षण है, सरकारों का संरक्षण है, विभागों का संरक्षण है, अधिकारियों का संरक्षण है, वरना आउटसोर्सिंग एजेंसी ऐसी कर फलपूर्ण। मतलब ये मैं सीधा सा इसका कारण ये मानता हूँ कि अधिकारियों के और नेताओं के मुंह पे खून लग चुका है। जो कमीशन ये पहले खरीद फरोख्त में सामानों में खाते थे, अब इनकी निगाह जो है तनख्वाहों पे लग गई है। अब ये वेतन में से भी कमीशन खाना चाहते हैं। अब वेतन में से तो ऐसे कमीशन खा नहीं सकते रेगुलर भर्तियों में, तो अब इनका ये है कि भाई आउटसोर्स कर दो भर्तियों को, तो वही एक ठेकेदार से आप एक मुश्त कमीशन खा लोगे। तो ये इनके मुंह पे खून लग चुका है और ये तभी लगा है जब यहाँ की जनता कुछ बोलती नहीं है, यहाँ के लोग कुछ नहीं बोलते, और जब तक यहाँ के लोग इसके खिलाफ में खड़े नहीं होंगे, जब तक लोग पार्टियों को बचाव करते रहेंगे, उत्तराखंड के आम आदमी की बचाव नहीं करेंगे, तब तक ये इसी तरीके की बातें होती रहेंगी। ठीक है, मतलब मंत्री जी ने एक बात कही कि पीआरडी और उपनल के माध्यम से होना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद संविदा की उन्होंने मना कर दिया कि संविदा नहीं रखते, डेली वेजेस का नहीं, वो नहीं है। ये बीच का रास्ता कौन सा नहीं, ये अपना पे बड़ा सवाल। छोटी सी बात बताओ यार, जूनियर इंजीनियर, पुल बनाने वाला, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ये सब चीजें तो आप रख रहे हो उपनल से, आप रख रहे हो संविदा से। सचिवालय में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको रख रहे हो आप उपनल से, पीआरडी से हैं। जिस परिवहन विभाग में आप तमाम अपनी फाइलों को जो काम करेगा वो रख रहे हो आप पीआरडी से। और एक जो गाड़ी चलाने वाला है या जो ड्राइवर है, ये जो कंडक्टर है जिसने केवल टिकट काटना है, वो नहीं रख पा रहे हो आप। उसमें कौन सा प्रशिक्षण चाहिए? ये नीयत खराब है। जब नीयत खराब होती है तो नीति भी खराब बनती है। तो नीति कहाँ से बनेगी? नीतियां तो तभी बनेगी ना जो नीयत क्या है पहले।
मंत्री जी को पढ़ाया किसने पाठ, और उस अधिकारी को किसने पाठ पढ़ाया है जिसने ये नीति बनाई है। जाहिर सी बात है कि जब आप नीयत खराब लेकर के चलोगे तो आपको फिर वही होगा कि आपको आउटसोर्सिंग एजेंसी, प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी नजर आएगी टिकट काटने के लिए। और जो 4-5 अगर आपको भर्ती करनी है कोई ऑफिस में अच्छे काम के लिए, बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब के लिए, तो आपको ओपनल मिल जाएगा। वहां तब आप नहीं बोलोगे कि यहाँ प्रशिक्षित चाहिए, और वैसे आप बोल रहे हो कि ड्राइवर कंडक्टर में प्रशिक्षित चाहिए। ये सीधा सा कारण ये है भाई साहब कि 589 भर्तियां होनी है आउटसोर्सिंग से, और 589 भर्तियों में आप 1000 रुपए भी पर कैंडिडेट लगा लो, आप कितना हो गया? बिल्कुल, कई लाखों पर मंथ आपका 5 लाख रुपए के आसपास जो है 5 लाख 5-6 लाख। मतलब अगर आप जो है भाई 14,000 रुपये आप इनको तनख्वाह दोगे, मतलब कंपनी को दोगे आप लगभग 14,000, और अगर मतलब उसके लिए कह रहा हूँ एक उदाहरण के लिए कि 14,000 आपने कंपनी को पेमेंट करा, उसने 12,000 या 13,000 या 11,000 किया कर्मचारी को, बाकी पैसा आप दोनों में तो बटना है, आउटसोर्सिंग एजेंसी में और आप में। तो अगर 1000 रुपये भी अधिकारी को या नेता को मिले तो 5 लाख पर मंथ की कमाई है उसकी इन 500 स्टाफ से। तो यही कारण है, और इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। और मैं इसको दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसियां यही करती रही हैं। ये तो साल भर की नौकरी के लिए जो है लाख 1.5-2 लाख रुपए साल भर की नौकरी के लिए कर्मचारियों से ले लेती है। उनका पीएफ का पैसा मार के भाग जाती है, उनकी तनख्वाहें मार के भाग जाती है, सिक्योरिटी मनी के नाम पे रिश्वत ली जाती है। कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता यार, न मुख्यमंत्री कार्रवाई करने को तैयार है, न विभागीय मंत्री कार्रवाई करने को तैयार हैं। ये बेचारे आउटसोर्सिंग एजेंसी में कर रहे हैं। और ये जो मृतक आश्रित हैं, 200 के करीबन मृतक आश्रित हैं पिछले 6-7 साल से। आपने एक मृतक आश्रित नहीं भरा, क्यों नहीं भरा भाई आपने? सीधी सी बात है, इनके मुंह पे खून लग चुका है, इनकी नीयत खराब हो चुकी है। और नीयत किसने खराब की? ये हमारी पब्लिक ने खराब की, जो इन नेताओं